शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक खास विषय पर बात करेंगे, लेप चिकित्सा। स्थानिक चिकित्सा को लेकर जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसमें आज लेप चिकित्सा के इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्राचीन समय से लेप लगाना ये उपटन के रूप में महिलाओं या पुरुषों को या नववधु को या घरेलू जो एक उपचार होते हैं सौंदर्य चिकित्सा को लेकर, जो अलग अलग प्रकार के उपचार हम लोग करते, भले वो हमारे घर के बेसन का आटा का लेप हो या फिर दूध हल्दी का हो, जो भी हमारे घर में अवेलेबल होता है उससे ही हम लोग लेप लगाते हैं। लेप चिकित्सा ये पंचभौतिक चिकित्सा का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। पंचभौतिक चिकित्सा की जो मिट्टी का लेप लगाया जाता है वहां पर भी इसी प्रकार से चिकित्सा पद्धति है, लेप लगाना ही। तो बिल्कुल आज हम लेप के बारे में पढ़ते हैं और एक कुछ अलग रूप से, निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें आप लोग स्त्री रोगों में लेप चिकित्सा के क्या मायने हैं, स्त्री रोगों में स्थानीय चिकित्सा में जिस प्रकार से योनि धावन, उत्तर बस्ती, योनि पूरन, पीचू, कई सारे सत्र हमने लिए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के सारे लोकल एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा है। तो ये आज का विशेष सत्र है जिसमें लेप चिकित्सा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि लेप चिकित्सा हम प्राचीन समय से करते आ रहे हैं। घर में भी जब कोई थोड़ा सा एक छोटा मोटा इंसिडेंस हो जाता है, तो जैसे जख्म वगैरह हो जाता है, तो हम लोग तुरंत घर में जो भी अवेलेबल है उसका लेप लगा देते हैं, भले वो हल्दी हो, जो भी है लेप लगा देते हैं। पुरातन समय से, और जैसे जब कोई सुविधाएं नहीं थी, कुछ अवेलेबल नहीं था, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था, तब भी जैसे कुछ मार लगता था, सूजन आती थी, पीड़न होती थी, दर्द होता था, तो इस दर्द को भगाने के लिए हर प्रकार के उपचार हम लोग करते थे। इसमें लेप चिकित्सा का काफी महत्वपूर्ण रोल है। हमें पता है कि हमने सुना है, हमने खुद से नहीं किया, बट जैसे पहले के जमाने में कहीं अगर हम खेती में चले जा रहे, कहीं गांव में जा रहे और कुछ लग जाता है, तो जख्म जूड़ी करके जड़ी बूटी आती है, उसका लेप लगाया जाता था, तो तुरंत वहां पर जो भी सूजन आती है उसको मतलब एक अच्छा राहत मिलती थी और सूजन कम हो जाती थी, पीड़ाएं कम हो जाती थी। वैसे ही हल्दी का लेप भी लगाया जाता था चेहरे के लिए भी, और जख्म को ये कम करने के लिए, व्रण का रोपण करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे नुस्खे, ऐसे बहुत सारे द्रव्य, हर्बल ड्रग्स है जिसका प्रयोग हम लेप के रूप में करते हैं। तो आज इसी प्रकार से आयुर्वेद में लेप के 3 प्रकार बताए, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। जैसे हमें पता है कि प्रलेप यानी एक जो थिन लेयर में लेप लगाना। लेप लगाते समय हर एक प्रकार में उसकी जो मोटाई होती है, जो लेयर होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे प्रलेप में ये पतला है, प्रदेह में थोड़ा सा गर्म प्रकार का होता है ये, और प्रदेह में थोड़ा मोटा भी होता है, जो मतलब जल्दी सूखता नहीं है और पहले सूखने से पहले ही उसको निकाल देना बेहतर होता है। आलेप यानी जिसमें एक मीडियम टाइप की मोटाई उसकी होती है। इस प्रकार से ये 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। लेप लगाना, ये कई प्रकार के लेप हमारे इसमें आते हैं। मुझे लगता है जैसे कभी सिर में दर्द होता है तो सिर में भी झेंडू माप या
जो भी पेन किलर है उसको लगाया जाता है। तो ये भी एक लेप का ही प्रकार हो गया। तो लेप आप शरीर के कोई भी हिस्से पर लगा सकते हैं, जहां पर भी पीड़ा है, जहां पर भी वेदना है, जहां पर भी सूजन है, ऐसे कई जगह पर आप लेप लगा सकते हैं। जिसमें से प्रचलित एक पद्धत है जो है मुख लेप, जहां पर चेहरे को कांतिमान बनाने के लिए चेहरे पर जो विवर्णता है, किचवान वगैरह झाई आती है, झुर्री आती है, इसको कम करने के लिए अलग अलग प्रकार के लेप लगाए जाते हैं। शिरोलेप, जहां पर शिर या हमारे बालों का केयर करने के लिए भी एक लेप लगाया जाता है। यहाँ पर आज हम खासकर योनि रोगों के लेप के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें जो योनि के विकार है, अलग अलग डिसऑर्डर से गायनेकोलॉजिकल, उसमें लेप चिकित्सा किस प्रकार से की जाए। इसके साथ साथ आयुर्वेदीय गायनेकोलॉजी में दूसरा एक हिस्सा आता है स्तन रोगों में, स्तनार्बुद है, स्तन कीलक है, स्तन विद्रदी है, इसमें भी लेप चिकित्सा का प्रयोग काफी हद तक सफल हुआ है। इसके बारे में आज हम चर्चा करें। इसके पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक अवेयरनेस के तौर पर लेप आयुर्वेद में किस प्रकार से वर्णित है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये अलग विषय है आज का हमारा, जिसको लेकर अभी तक हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक भी सेशन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि लेप के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें आचार्यों ने किस प्रकार से लेप चिकित्सा के बारे में बताया है। फिर वो चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार से आलेपस्य च नामानि लिप्तो लेपश्च लेपन, आलेप नामानि लिप्तो लेपन, द्रव्यमाद्रम शिलापुष्टम शुष्कम व सद्रवम तनु, यानी कोई भी द्रव्य अच्छा पिसा हुआ, अच्छा यौकुट किया हुआ कोई भी द्रव्य, शुष्क द्रव्य का पाउडर हमें लेना है और इसमें थोड़ा सा द्रव मिलाकर, भले वो गर्म पानी हो, दूध हो, शहद हो, गुलाब का जल हो, नींबू का रस हो, इसको हम लगाते हैं। तो ये सारे रेफरेंसेस हम एक फास्ट इसमें लिखेंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद में लेप का वर्णन किया है। लेप की चिकित्सा हमें पता है, पीड़न के लिए लेप की चिकित्सा मुख्य रूप से की जाती है। पीड़ा कम करने के लिए अलग अलग प्रकार के लेप लगाए जाते हैं। आचार्य चरक ने अलग अलग प्रकार से लेप का वर्णन किया है। उसमें से मुख्य कुछ जो व्याधियां है लेप लगाया जाता है, जिसमें मुख्यतः मैं बताना चाहूंगी लेप यह त्वचा विकार की एक अनुभूत चिकित्सा है। त्वचा विकार में अधिक मात्रा में लेप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुष्ठ है, सिद्म है, राजयक्ष्मा में भी लगाया जाता है, फिर शोथ है, अर्श में है, विसर्प है, या फिर मदातय है, व्रण है, खालित्य पालित्य में, या फिर कुछ जैसे योनि व्यापत की स्थितियों में, स्तन्य विकारों में लेप अधिक मात्रा में लगाया जाता है। आचार्य चरक ने जो बताया है कि मीडिया क्या होगा, लेप के लिए हम लोग कौन से द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, कौन से द्रव्यों का चयन करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी लेप ये किसी भी द्रव्य का लेप बन सकता है। हर्बल ड्रग का लेप बनता है, मिनरल्स का लेप बनता है, जैसे तुत्थ भस्म का बहुत अच्छा उपयोग होता है कदर रोग में। एनिमल का जो है, जैसे आज हम देखेंगे भी कि प्राणियों के मांस का उपयोग भी जैसे योनि दृढ़ीकरण लेप में बताया गया है। तो लेप ये द्रव्यों का लेप है, खनिज पदार्थों का, और फिर वनस्पतिज, प्राणिज और खनिज, ये तीनों प्रकारों से हम लोग लेप लगा सकते हैं। आचार्य चरक ने क्लासिफिकेशन के रूप में 32 प्रकार के प्रदेह बताए हैं बही परिमार्जन की चिकित्सा में। जैसे आयुर्वेद में अंत परिमार्जन और बही परिमार्जन ये दो प्रकार की चिकित्सा है, इसी प्रकार से यहाँ पर उन्होंने 32 प्रकार के लेपों का वर्णन किया है। विसर्प रोग में उन्होंने 83 प्रकार के लेपों का प्रयोग बताया है। चिकित्सा स्थान में प्रलेप, आलेप के नुस्खे उन्होंने बताए हैं। इस प्रकार से टोटल जो लेप आए हैं चरक संहिता में वो है 115। इतनी संख्या में लेपों का वर्णन आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्रंथों में, चरक संहिता में इस प्रकार से आया है। आचार्य सुश्रुत ने अनुलेप के नाम से भी एक प्रकार बताया है कि प्रलेप तो बताया है, प्रदेह भी बताया है, इसके साथ साथ अनुलेप भी एक प्रकार बताया है। तो मेन फंक्शन क्या है लेप का, तो लेप ये लोकली एक्ट करने वाला एक बताया, कॉस्मेटिक वैल्यू लेप की अधिक मात्रा में होती है। उन्होंने भी इसी प्रकार से अर्श या फिर अश्मरी, कुष्ठ, शोथ, दद्रु, श्वित्र, ऐसे सभी त्वचा विकारों में उन्होंने लेपों का वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में या उत्तर स्थान में दोनों मिलाकर, कुल मिलाकर उन्होंने 105 प्रकार के लेप बताए हैं, मतलब अनुभूत नुस्खे बताए हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अलग अलग व्याधियों में कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आलेप, फिर
प्रदेह, प्रलेप, इस प्रकार से इसके मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं। बट सभी आचार्यों ने इसका जो उपयोग बताया है, इसके जो काउंटिंग की है, इसमें और एक कंट्रीब्यूशन उनका है कि अलग अलग प्रकार से, जैसे दोषज्ञ लेप बताए जो दोषों के ऊपर काम करता है, जो जिसमें पाउडर जो होती है हम लोग मिक्स करते हैं तेल में, कोई भी जो फर्मेंटेड या प्रोसेस्ड ऑयल होता है इसमें हम लोग इसको लगाते हैं। दोषज्ञ कार्य करने वाला है। फिर विषज्ञ लेप है, अलग अलग, जैसे विष बाधा होती है, कभी मूषिक विष है, सर्प विष है, वहां पर किस प्रकार का लेप लगाना चाहिए, इसके बारे में विषज्ञ लेप है। वन्य लेप है जो त्वचा की कांति को बढ़ाने के लिए, जैसे लेमन जूस में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये अलग प्रकार लेपों के बताए हैं। आगे भी मैं इसके बारे में निश्चित रूप से बताऊंगी आपको। अभी लेप लगाने के कुछ नियम है क्या, लेपों का प्रमाण कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोषज्ञ, विषज्ञ, वर्ण्य, इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। लेप लगाने के कुछ अनुभूत नुस्खे क्या है, लेप कैसे लगाया जाए, कुछ उसके नियम है क्या, इसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ आपको कि किस प्रकार से हम लोग लेप लगाए जिसका उपयोग हमें अच्छे से हो। अभी हम लोग आचार्य चरक सुश्रुत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आगे हम लोग बाकी आचार्य के बारे में मैं बस थोड़ा सा एक शॉर्ट में ही बता दूंगी, क्योंकि हमें मुख्यतः जो पढ़ना है तो विविध व्याधियों में हम लोग लेप के बारे में पढ़ेंगे। शारंग संहिता में भी अलग प्रकार से लेपों का वर्णन आया है, दोषज्ञ, विषज्ञ, वर्ण्य रूप से उन्होंने वर्णन किया है। एक इंटरेस्टिंग के रूप में हम लोग अलग अलग प्रकार से, भाव प्रकाश ने भी लेप का वर्णन किया है, ज्वर, अर्श या शोथ जैसे व्याधियों में उन्होंने इसका वर्णन किया है। आचार्य योग रत्नाकर ने भी लेप का वर्णन किया है। उन्होंने टोटल 267 लेप के प्रकार उनको बताया है। इस प्रकार से कहने का उद्देश्य ये है कि लेप का वर्णन प्राचीन समय से सभी आचार्यों ने किया है। एक थेरापेटिक्स के रूप में लेप लगाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। कॉस्मेटिक वैल्यूज की है। अभी कुछ रूल्स के बारे में देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से लेप लगाने का रूल क्या है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी लेप लगाने का सामान्य नियम ये है, कोई भी लेप लगाने से पहले उसको बनाया कैसे जाए, उसको बनाने के लिए जो भी द्रव्य आपने चयन किए हैं, इन सभी द्रव्यों का एक फाइन पाउडर, जितना फाइन पाउडर होगा उतना आपका जो लेप है उतना अच्छे से वो काम करेगा और उसका उतना अच्छा उपयोग होगा। इसीलिए कोई भी फाइन पाउडर आपको लेना है, इसमें जितनी मात्रा में, मतलब एक जैसे थिक, थोड़ा सा पतला और हम लोग इजीली लगा सके, इस प्रकार का वो बनना चाहिए। भले वो चेहरे पर लगाने का मुख्य लेप हो या फिर जानु संधि पे अगर पेन है वहां पर अगर लगाना हो, तो बस वो चिपक कर बैठे त्वचा को, वो छूट ना जाए, वो नीचे गिर ना जाए, इतनी कंसिस्टेंसी हमें उस लेप में जरूरी है। ना ज्यादा पतला हो ना ज्यादा गाढ़ा हो वो, तो बस हम अच्छे से उसको लगा सके। जैसे हमें पता है कि उसकी मतलब कितना पतला होना चाहिए, ज्यादा पतला ना हो, ज्यादा एकदम ये गाढ़ा भी ना हो, तो ये सेमी सॉलिड रूप में हमें इसको बनाना है। फिर इसको बनाने के लिए आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके इंडिकेशन। देखिए जैसे मुखलेप के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि इसमें हम लोग अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने दोषों के हिसाब से, जैसे पित्त प्रकृति है, वात प्रकृति है, तो आप दूध का प्रयोग कर सकते हैं। कफ दोष के लिए आप हनी का प्रयोग कर सकते हैं, आप रोज वाटर का प्रयोग कर सकते हैं, आप नींबू रस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तंडुलोदक का भी प्रयोग बताया है, अभी मैंने पढ़ा तो उसमें तंडुलोदक का भी प्रयोग बताया है। तो जो भी है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक व्याधि के लिए काम कर रहे हैं तो वहां पर जैसे दशांग लेप है जो रेडीमेड रूप में मिलता है बाजार में, मार्केट में दशांग लेप मिलता है। जो लेप जिस प्रकार से उसका निर्देश किया है उसी प्रकार से इसको हमें लगाना है, अलग अलग द्रव्यों के कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग। ये आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अभी मैं बताऊंगी तो गुड़ और शुंठी का जो लेप है वजाइनल एरिया में लगाना है। अपरा अगर संग हो जाता है, मतलब अपरा नीचे नहीं निकलती है जल्दी से, तो वहां पर गुड़ और शुंठी का लेप बताया। तो लेप में जो कॉम्बिनेशन किया जाता है, खासकर थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर भी होना जरूरी है ताकि लेप अच्छे से चिपक कर उस जगह पर बैठ सके। अभी उसकी थिकनेस के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रलेप जो है वो पतला लेयर का होता है,
अभी थिकनेस कितना हो इसके बारे में आचार्य सुश्रुत बताते हैं कि लेप जो है कितना मॉइस्ट हो, जो बफेलो की जो मतलब भैंस की जो तो स्किन होती है, जितनी स्किन उतनी उसकी मॉइस्ट होती है ना, उतना उसका थिकनेस हो। अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो थिकनेस उसका 4 to 5 मिलीमीटर हम लोग इसको थीन कहेंगे, और उससे ज्यादा अगर हो तो थिक कहेंगे। जैसे अभी हमने देखा पतला कितना पतला होगा, या मोटा है, जाड़ा है, तो ये इसका एक सामान्य नियम उन्होंने बताया है। अभी शेल्फ लाइफ ऑफ द कितना होगा, लेप आपने जो बनाया है, बाजार मार्केट में जो लेप मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, उसमें कुछ बेसिस भी मिलाए जाते हैं। अगर आपने वेजिटेबल सॉस का यानी ड्रग का कोई मिक्सचर लेप बनाया, जैसे आपने आज सवेरे कुछ द्रव्यों को लिया, कडुनीम के पत्तों का आपने बनाया एक लगाने के लिए, स्किन के डिसीज में लगाते हैं ना हम लोग, कडुनीम के पत्तों को पीस कर उसका लेप लगाते हैं, तो वो कितने समय तक यूज करेंगे, तो इसको हमें 24 आवर्स तक ही यूज करना है, क्योंकि जो उसके ड्रग्स है दे गेट डिकम्पोज्ड, और उसका एप्लीकेशन रिजल्ट तो नहीं देगा, या फिर कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। तो इसीलिए द्रव्यों का अगर आपने ताजा बनाया हुआ कोई भी लेप है, तो वो जितना ताजा आप यूज करेंगे उतना बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा शेल्फ लाइफ जो है वो 24 घंटे का बताया है। इसके साथ साथ अगर टोटली डिपेंड्स अपॉन द ड्रग्स जो आपने मिक्स किए हैं, जैसे कि कोई अगर आपने उसमें मिनरल्स खनिज पदार्थ अगर डाले हैं, तो आप इसको ज्यादा समय तक यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आपने जो घृत या तेल कल्पना डाली है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में फर्क आता है 24 घंटे के बाद। जैसे हम लोग खाना भी रख देते हैं तो उसके गुणधर्मों में परिवर्तन आता है, सेम वे जो भी आपने ये बनाया है ना लेप, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क आने लग जाता है। तो ड्रग एक्ट के अनुसार भी इसके कुछ रूल्स है जो लेप के लिए बताया गया है। लेप चूर्ण जो बाजार में मिलता है वो 1 साल तक उसका ये होता है, शेल्फ लाइफ होता है। लेप मलहर जो है आप 2 साल तक यूज कर सकते हैं, और लेप बूटी जो मिलती है मार्केट में, आप उसको 3 साल तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से इसके शेल्फ लाइफ के बारे में भी बताया गया है। अभी इसके लगाने के कुछ जो नॉर्मल रूल्स है इसको भी मैं बता देती हूँ। हाँ, इसके पहले मैं थोड़ा और बताना चाहूंगी, जैसे अभी शेल्फ लाइफ की बात चल रही, तो आयुर्वेद और मॉडर्न जो मार्केट में मिलते हैं लेप, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। जैसे मॉडर्न इसमें अलग अलग प्रकार के बेस यूज किए जाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे पैराफिन वैक्स है, या फैट ऑयल है, या कुछ प्रोपेल गैलेट, या फिर ब्यूटेलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, या फिर मैलिक एसिड वगैरह, ऐसे कुछ बेस को यूज किया जाता है वहां पर। लेकिन आयुर्वेद में इसका जो एक पर्याय है, किस प्रकार से इसको हम लोग यूज करेंगे, तो बेस के रूप में आयुर्वेद में कैस्टर ऑयल का यूज किया जा सकता है, या सिक का भी यूज किया जा सकता है, या फिर चिलेटिंग एज के रूप में नींबू का, या फिर कुछ मेथिका का, या एरोमेटिक्स के रूप में जहां पर दुर्गंधी है वहां पर हम लोग कुछ सुगंध द्रव्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चंदन है, एला है, जाति पत्र है। इमोलेंट के रूप में हम लोग सरसब का प्रयोग कर सकते हैं, कुमारी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कुछ पेनिट्रेशन के लिए इथेनॉल वगैरह का यूज किया जाता है मॉडर्न साइंस के रूप से, या जो मार्केट में मिलते हैं ना कॉस्मेटिक्स उसमें। तो आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कई सारे, हमने अभी रेफरेंस देखते हैं आगे, उसमें गोमूत्र का प्रयोग किया है, या कांजी का प्रयोग किया है लेप को लगाने के लिए। कई बार तक्र भी उसमें मिलाया जाता है, कई बार सूरा मिलाई जाती है। अलग अलग प्रकार से ये इस प्रकार से हम लोग इसमें मिला सकते हैं, जिससे उसकी जो ये है ना, मतलब कार्य कारण मीमांसा, या उसका मोड ऑफ एक्शन, या उसकी गुणवत्ता में फर्क आता है, या उसके गुण भी बढ़ जाते हैं। तो लेप को लगाने का अगर कॉस्मेटिकल वैल्यू तो आपको पता है, लेप लगाने से आजकल तो मुझे लगता है 10-12 साल से चेहरे पर अलग अलग प्रकार के लेपों को लगाना शुरू हो गया है, और एंटी एजिंग, एंटी सनस्क्रीन, ये वो भलाने भलाने प्रकार के बहुत सारे प्रकार के कॉस्मेटिक्स लेप अवेलेबल है। आयुर्वेद के हिसाब से इसको देखेंगे तो वह स्थापन के लिए चेहरे पर लेप लगाना अच्छा बताया गया है। जैसे लेप का प्रयोग अलग अलग त्वचा के विकारों में किया जाता है, इसके साथ साथ अपनी त्वचा की स्वास्थ्य सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, त्वचा में जल्दी जल्दी झुर्रियां न आए, त्वचा की कांति को बरकरार रखे, अगर पिंपल्स वगैरह है तो इसमें भी इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। एक वर्ण्य रूप में भी यूथफुलनेस आपके त्वचा में दिखे, इसके लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ आपकी त्वचा का पोषण हो, इसके लिए भी आप मुखलेप लगाते हैं। नरिशिंग के रूप में भी आपका मुखलेप लगाना फायदेमंद होता है। अलग अलग एंटी एजिंग
ड्रग्स आपको पता है व्यवस्थापन के रूप में, जैसे विटामिन सी है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंटेशन का काम करता है, जिसका मुख्य स्रोत है आम्लकी, बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग है द्रव्य। कई सारे द्रव्य है जो आप रसायन के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। नींबू है, कांतिकर लेप है, या फिर कुमकुमारी ऑयल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो जो त्वचा की इसको बढ़ाता है, स्निग्धता को बढ़ाता है। हल्दी का हमें पता है, कई सारे है, मंजिष्ठा है, सारीवा है, चंदन है, जो खदीर है, जो हमारे वर्ण द्रव्य है, ये हमारे त्वचा का नरिशमेंट और एनहांस करने के लिए, स्ट्रेंथन के लिए भी, स्किन का टोन बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे द्रव्यों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो बातें जनरल एक स्किन, क्योंकि लेप लगाना बोले तो हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा आता है त्वचा की कांति को बढ़ाने वाले ही लेप के बारे में हम लोग सोचते हैं, जिसको मुख कांतिकर लेप बताया जाता है। अभी लेप के प्रकार, लेप कैसे कैसे बनाया जाता है, लेप कौन से व्याधियों में किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ये तो हमने पढ़ ली। इसके रूल्स मैं बताना चाहती थी। इसका एक कॉमन रूल ये है कि जब भी आप लेप लगाते हो, इट शुड बी gently rubbed in and upward or reverse direction of the hairs ओवर द स्किन। अगर आपको स्किन पर लेप लगाना है तो हमारे स्किन के जो लोम है उनका डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको, यानी इन एन अपवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द हेयर्स ओवर द स्किन। So this method of rubbing increases the skin temperature, which might be hastening the pilosebaceous uptake and skin permeation of the drug in the topical formulation. So इस प्रकार से हम इसको लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में लोम के, तो इसका उपयोग ज्यादा अच्छे से होगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो मुझे लगता है सभी आपको पता भी है, कि जब लेप लगाते हैं, भले वो कितना किसी भी प्रकार का हो, लेप, प्रलेप हो, आलेप हो, प्रदेय हो, बुटाई कितनी भी हो, बट वो जब सूख जाता है ना तो उसको निकाल देना ही सही होता है। कभी भी लेप निकालने के लिए आप तो जैसे गर्म पानी का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। जैसे आपने पार्लर्स में भी देखा होगा, फेशियल के दौरान भी आजकल जो ड्राई पाउडर वाला लेप है वो बंद हो गया है, वहां पर केवल ऑयल वाला या क्रीम वाला ही लेप लगाया जाता है, जिसको कॉटन से ही निकाला जाता है, रब कर नहीं निकाला जाता। कई बार ऐसे होता है कि आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा है, ऑयली है, मिक्स टाइप है, ड्राई है, आयुर्वेद के हिसाब से, दोषों के हिसाब से वातिक प्रकार का है, पित्तक प्रकृति वाला स्किन टाइप है, तो रब कर देंगे तो लाइक पित्त की प्रकृति स्किन नाजुक होती है, तो रब करने से रैशेस डेवलप हो सकते हैं। वात में भी चल सकता है थोड़ा सा, बट कफ में भी टेंडर स्किन होती है। कफ में एक्चुअली स्किन की मोटाई ज्यादा होती है दोनों प्रकृतियों की तुलना से, तो वहां पर भी मतलब मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि उसको रब ना करे। जैसे रब के लिए अलग से हम लोग आयुर्वेद में भी स्क्रबिंग की जाती है ना, आयुर्वेद में भी हम लोग उद्वर्तन करते हैं, जो स्थूल्य वैद्यों में या आयुर्वेद के हिसाब से दिवाली में जो अभ्यंग स्नान होता है वहां पर भी इस प्रकार से उद्वर्तन आयुर्वेद में बताया है, में दोहर रूप में, या स्किन के अनेक अनेक सारे जो दुर्गुण है उसको कम करने के लिए भी हम लोग इसको रब करते हैं। तो लेप को निकालने के लिए हम गर्म पानी, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लेप को गीला करेंगे और फिर आराम से हल्के से उसको निकालेंगे तो इसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। नहीं तो हम उसको घिस घिस कर रगड़ रगड़ कर निकाल देंगे तो उल्टा रेडिश हो जाएगी आपकी स्किन, क्योंकि स्किन बहुत ही डेलिकेट पार्ट है। तो ये एक दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम और एक मैं बताना चाहूंगी, ड्राई होने के बाद उसको रखने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक्शन होनी थी, भले वो 2 मिनट है, 5 मिनट है, ड्राई होने में कितना समय लगता है, आपने उसमें क्या मिलाया है। अगर आपने उसमें क्रीम बेस्ड कुछ मिलाया, जैसे साई मिलाई है, ऑयल मिलाया है, घृत मिलाया है, तो ये समय लेगा ड्राई होने में। अगर आपने उसमें पानी मिलाया है तो जल्दी सूख जाएगा, तो सिंपल सी बात। तो बिल्कुल ही डिपेंड करेगा कि आपने किस प्रकार से लेप लगाया है, बट जो भी है उसको हमें ड्राई होने के बाद निकालना है, क्योंकि उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं। उल्टा आप जितना ज्यादा देर रखेंगे उतना मतलब उसके गुण जो है वो निकल जाएंगे, इसलिए उसको तुरंत निकाल देंगे ना बेहतर है। ऐसा नहीं है कि लेप ज्यादा समय लगाए तो ज्यादा एक्शन होती है, ऐसा हमारे मतलब दिमाग में कभी कभी होता है कि नहीं नहीं रहने दो, क्या फर्क पड़ना है, अच्छा होगा, अच्छा लगेगा या अच्छा काम होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब ड्राई हो जाता है तो हमें उसको निकाल ही देना है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा आजकल का ट्रेड जो है, इसमें इस ट्रेड में ये बताया जाता है कि रात्रि में भी हम लोग नाइट क्रीम्स वगैरह लगाते हैं, बट लेप के रूप में अगर आपको कुछ लगाना है, जैसे कोई लेप लगाकर आप रात भर सोते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दोषों की अवस्था को देखेंगे, रात्रि के इसको देखेंगे तो रात्रि में भी स्किन
का जो मेटाबॉलिज्म है चालू रहता है। और अगर आपने स्किन के ऊपर लेप लगा दिया तो स्किन का जो मेटाबॉलिज्म है, ऑक्सीजन लेना या CO2 को बाहर निकालना, उसका जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर लेवल का जो फिजियोलॉजिकल ये है वो कम हो जाएगा। इसीलिए आपको रात भर कभी भी लेप नहीं लगाना है। तो दिन में जितना अच्छा, लेप लगाने का कोई समय वैसे तो नहीं बताया है आचार्यों ने। जैसे व्याधि के लिए हम लोग लेप लगाते तो कभी भी लगा सकते हैं। जैसे रात्रि में भी आप लोग पीड़ादायी लेप है, अगर पीड़ा शुरू हो गई रात्रि के समय में, जालू संधि कर कहीं पर भी, तो वहां पर आप लेप लगा सकते हैं। बट उसको रात भर नहीं रखना है ज्यादा, क्योंकि उससे जो उसका एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसमें बाधा आएगी। इसीलिए आप रात्रि में लेप ना रखें, ये कॉमन उसका रूल है। नाइट में आपको इसको नहीं लगाना है। थिकनेस के बारे में मैंने बता दिया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता दिया, इसके एक्शन के मैंने बता दिया, इसकी मोटाई के बारे में हमने देखा, इसमें मॉडर्न हिसाब से क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। तो कुछ डिसीजेस है, जैसे श्वित्र वगैरह में लेप बूटी के रूप में भी लेप मिलते हैं आजकल मार्केट में। अलग अलग प्रकार से लेप का चूर्ण भी मिलता है, लेप गुटी भी मिलती है, लेप गोड़ी बोलते हैं हम लोग मराठी में। तो ये लेप गोड़ी वेजाइनल डिसीज में भी लेप गोड़ी मिलती है। ऋतु के हिसाब से भी आचार्यों ने लेप बताया कि कौन से ऋतु में किस प्रकार से लेपों को लगाएंगे तो अच्छा होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी, मुखलेप में ही ज्यादातर ये बताया है। जैसे हेमंत ऋतु में कोलमज्जा, फिर वासामूल, या फिर शिशिर ऋतु में कुछ कृष्णमूल या फिर दारवादी या निशोध का लेप लगाने को बताया। वसंत ऋतु में चंदन, उशीर। तो जिस प्रकार से जिस ऋतु में जो भी हवामान है उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। जैसे वसंत ऋतु में चंदन है, उशीर है, शिरीष है, या फिर बिसी है, तंडुल है, इसका लेप लगाने को बताया। ग्रीष्म ऋतु में कुमुद, जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक है, स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो वहां पर ठंडे गुणधर्मों वाले सुगंधित द्रव्यों का लेप हमें लगाना है। जैसे दुर्वा है, मधुक है, उत्पल है, या फिर कुमुद है, चंदन है, इस प्रकार से। वर्षा ऋतु में हम लोग लेप लगाएंगे तो तिल, उशीर, तगर, ऐसे द्रव्यों का हमें चयन करना है। तो ऋतुचर्या में देखिए कितनी बारीकाई से ऋतुचर्या में भी इस प्रकार से वर्णन आया है कि आप कौन से ऋतु में किस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा बेहतर होगा। आगे हम लोग डिसीज वाइज भी बात करेंगे कि कौन सी डिसीज में किस प्रकार के लेपों को उपयोग में लाना। एक कुछ उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगी। टोटल अलग अलग व्याधियों में अलग अलग प्रकार के जो लेप उन्होंने बताए हैं आचार्यों ने। जैसे वर्ण कार्य करने वाले हैं, कुछ क्षुद्र रोगों के लिए अलग प्रकार से 22 प्रकार से बताए हैं। स्त्री रोगों में गायनोकोलॉजिकल में टोटल 20 फॉर्मुलेशंस मिलते हैं हमें अलग अलग रूप से, अलग अलग व्याधियों में बात करेंगे। तो बाल रोग में भी 19 फॉर्मुलेशन है, विसर्प में भी 15 फॉर्मुलेशन है, शोथ में भी 13 फॉर्मुलेशन है। बहुत ही अच्छा है उदुम्बर का लेप जो है, योनि की शिथिलता में उदुम्बर लेप का बहुत अच्छा कार्य बताया गया है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में उदुम्बर आयुर्वेदिक स्त्री रोगों में कई बार कई सारे कल्पों में इसका वर्णन आता है। तो उदुम्बर का लेप बहुत अच्छे से हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ अनुभूत जो लेप है इसको भी मैं बताती हूँ आपको कि किस प्रकार से इसको हम लोग लगा सकते हैं। इसमें कुछ भेषज रत्नावली से भी हम लोग लेप ये करेंगे। आचार्य वाग्भट ने रोपण, फिर स्तंभन, विलयन, पाचन, पीड़न, शोधन, निरूपणम, इस प्रकार से लेपों का क्लासिफिकेशन किया है। 1/4, 1/3 और हाफ अंगुली की थिकनेस में दोषक नगर हो तो 1/4, विषग नगर हो तो 1/3, और अगर वर्ण लेप लगाना है तो आधी अंगुली के प्रमाण में हमको इस लेप को लगाना है। थिकनेस के बारे में जैसे हमने बताया था। शेफ लाइफ हो गई आपकी, बेसिस हो गए, आपने कौन से बेसिस को यूज करना है, फ्रेश यूज करना है। और एक बात बताना चाहूंगी, जैसे आजकल हम लोग इसको देखते भी है कि कभी भी आप लेप बनाते हैं तो उस लेप का ऑर्डर जो है इट शुड बी मतलब फ्रेग्रेंस वाला हो, एरोमेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो अच्छा आएगा, क्योंकि पेशेंट्स को भी अच्छा लगेगा। बैड ऑर्डर वाला होगा तो पेशेंट तैयार नहीं होगा।
आपको जो भी लेप लगाना हो। लेप को कभी वाइगोरियसली रब नहीं करना है, हमें उसको आराम से ही हमें लगाना है। अभी शोफग्न लेप के बारे में हम लोग बात करते हैं। शोथ कम करने वाला जो लोक है, इसमें पुनर्नवा, सर्षप, सहजनत्वक का इस्तेमाल करेंगे। दाह शमन के लिए बिबितक मज्जा का अच्छा बताया है। विसर्प रोग में जो लेप लगाया जाता है उसमें शीर्ष, त्वचा है, तगर है, जटामांसी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, कूट, इनका लेप लगाते हैं तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप ये पानी में या नृत्य में दोनों में लगा सकते हैं। अनुशिका जो होती है उसमें कृष्ण तिल का प्रयोग करेंगे और ये कृष्ण तिल को अच्छे से पीस कर दही में या मिल्क में लगा देते हैं तो अनुशिकाएं कम होती है। मुख कांतिकर लेप में पानी में आप लोग रक्तचंदन, मंजिष्ठा, लोध्र, कुष्ठ, प्रियंगु, इन सभी द्रव्यों का लेप, मतलब मोटा पीसा हुआ अच्छा सा चूर्ण लेकर उसमें पानी मिलाकर लगा देते हैं तो मुख की कांति बढ़ाने के लिए अच्छा ये बताया है। व्यंगहर लेप में स्वर्णमाक्षिक, भस्म, अर्जुन त्वक और मंजिष्ठा, ये दही में हम लोग लगा देते हैं तो अच्छा हमें उपयोग होता है इसका। केशवर्धक जो लेप बताया है इसमें मैं बताना चाहूंगी, गोखरू बीज, तिल, मधु और घी ये सम प्रमाण में लेना है। ये केशवर्धन के लिए अच्छा एक बताया है। कई बार हमारे रुग्ण पूछते हैं, हमारे डॉक्टर्स पूछते हैं कि रोम शातन के लिए किस प्रकार का लेप बताया जाए, किस प्रकार के लेप का प्रयोग किया जाए, तो इसमें है हस्तिदंत मच्छी या रसांजन आप मिल्क में लगाकर यूज करेंगे तो ये लेप जो है ये रोग उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेत्र रोगों में अनेक अनेक सारे लेप है यहाँ पर। वातज विसर्प में, कफज विसर्प में, काय चिकित्सा जनित जो सारे व्याधि है वहां पर हम लोग के बारे में ज्यादा सारीवा, कुष्ठ, यष्टि, मधु, वचा, पिपली, इनको कांजी में इक्वल मात्रा में ये सभी द्रव्यों को लेकर कांजी में लेप लगाते हैं तो अच्छा उपयोग होगा आपको। कफज अगर शोथ है तो वहां पर पिपली, तिल, सहजनत्वक, हरितकी, इनका लेप लगाते हैं तो सम प्रमाण में लेकर तो अच्छा आपको उपचार, अच्छा उपयोग होगा आपको इसका कफज व्याधियों में। इस प्रकार से अभी हम लोग जो हमारे गायनिक के जो लेप है, क्योंकि अभी हमारा ये गायनिक का सत्र है तो हम लोग गायनिक के लेपों के बारे में ज्यादा मैं बताना चाहूंगी कि गायनिक में किस प्रकार से लेप चिकित्सा की जाती है। तो सबसे पहले तो गायनिक में भी योनि शैथिल्य या स्तन विद्रदियों में अपरा संघ में अलग अलग रूप से, अपरा संघ में जैसे अभी मैंने बताया था गुड़ और शुंठी का लेप योनि स्थान पर लगाना है। योनि में अगर शिथिलता है, लूजनेस है तो पलाश, उदुम्बर फल और तेल तेल मिलाकर योनि में लेप लगाना है। स्तन विद्रदी में भी दशांग लेप का भी अच्छा प्रयोग मिलता है। बाजार में, मार्केट में दशांग लेप है जो शोथर के रूप में बहुत ही ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। दशांग लेप ये एक अच्छा लेप है जो शोथर कार्य करने वाला लेप बताया गया है। तो दशांग लेप न केवल शोथर बट त्वचा के विकारों में भी इसका अच्छा परिणाम हमें मिलता है। पिच्छिलता अगर योनि में है, पिच्छिल योनि है जहां पर जो योनि वापत के अलग अलग है ना प्रकार है, जहां पर हमने खास कर देखा कि स्त्राव होता है, पिच्छिलता होती है, तो इस पिच्छिलता जन्य कंडीशंस में कसिस, त्रिफला, फिटकरी, आम्र, जम्बू बीज और धत्तकी, इन सभी द्रव्यों का चूर्ण लेकर इसमें शहद मिलाकर योनि में लगाने से योनि की पिच्छिलता नष्ट हो जाती है। ये एक अच्छा योग है। इसके साथ साथ आप लोग गंध को दूर करने के लिए भी लेपों का प्रयोग कर सकते हैं। योनि दुर्गंधता अगर है, पुनपगंधी दुर्गंध अगर है तो भी ये पिच्छिलता के साथ साथ दुर्गंध को कम करने के लिए भी ये लेप अच्छा बताया गया है। आप इसको कुष्ठ, चंदन, उशीर, इसके कषाय से बनाया हुआ या फिर इस सभी का जो कल्क है, सभी द्रव्यों का कल्क है, उसको भी आप धारण कर सकते हैं तो भी अच्छा लाभ मिलेगा आपको। इसके साथ साथ पंचवल्कल चूर्ण का
पेस्ट जो मिलता है, पंचवल का चूर्ण लीजिए, उसमें पानी मिलाकर उसका भी पेस्ट बनाकर आप वहां पर लेप लगा देते हैं तो श्वेतस्राव, योनिकंडू, योनि की पिछिलता, इसमें भी अच्छा आपको आराम मिलेगा। आपको सिंपल अगर धावन के लिए पेशेंट रेडी नहीं है, कंडू है और पिछिलता है या स्त्राव है, तो त्रिफला का भी लेप आप वहां पर लगा देते हैं ना, तो भी अच्छा मतलब उपयोग उसका आपको मिल जाता है। तो लेप अलग अलग रूप से हम लोग लगाते हैं, उसका अच्छा परिणाम हमें मिल जाता है। कुछ अलग से लेप जिस दिन आपने पूछे थे इसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी, जो स्तन्य के लिए भी, स्तन्य की पीड़ा के लिए भी बताए गए हैं, या फिर योनि दृढ़ीकरण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तब तक आपके कुछ सवाल हो तो भी आप पूछ सकती है। डॉक्टर रचना जी बताइए, आपका क्या अनुभव, लेप लगाने का कुछ अनुभव है आपके पास, बताइए। डॉक्टर लीना जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार डॉक्टर लीना मैम नमस्कार। हेलो। नमस्कार डॉक्टर कनवल जी नमस्कार, बताइए। हाँ आपके जी, हाँ कुछ जी। सवाल है इससे जुड़े? मैं फाइब्रोइडिनो उसमें देती हूँ मैं ना, यूट्राइन फाइब्रॉइड में और फाइब्रोइडिनोसिस में देती हूँ लेप ना, अलसी का। अच्छा, वो तो अच्छा है, अलसी का अच्छा है, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल। अलसी और को मैम पीस के उसके थोड़ा सा उसमें गोघृत में थोड़ा सा उसको करके और उसके ऊपर लगा देते हैं। पर मैं तो मैम रात भर लगाने के लिए बोल देती हूँ उसको। एक्चुअली लेप में शास्त्रोक्त अगर वर्णन जहां पर भी है ना, तो नहीं बताया है, मतलब 1 से 2 घंटे ड्राई होंगे तो ठीक है ये। अगर आप योनि पूरन को भी देखते हैं तो आयुर्वेद में जो योनि पूरन बोला है ना, फीलिंग ऑफ वजाइना, वो भी 2 घंटे से ज्यादा नहीं करना है एक्चुअली। तो कुछ आपको, अगर आपको कुछ एडवर्स इफेक्ट मिले क्या कभी? ऐसा तो मैम नहीं मिला, मैंने वैसे अभी नहीं मिला? ऐसा नहीं मिला मैम, कभी भी नहीं मिला। ओके हाँ जी। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है। और कुछ बताइए, और कोई यूज करता है? लीना हेलो। जी हेलो, हाँ प्रणाम मैम। हेलो प्रणाम मैम। बताइए। हाँ मैम, हाँ मैं प्रणाम, बताइए। कन्वल मैम से क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। हाँ पूछिए पूछिए ना। मैम फाइब्रोएडिनोमा में ये जो अस्सी का लेप है वो कितने दिन तक कंटिन्यू करवाते हैं? वो ब्रेस्ट एडिनोमा की बात करी ना, ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा की। हाँ जी, हाँ जी, जी जी मैम जी। मैंने 21 डेज के लिए लगवाया पेशेंट को, तो उसकी साइज में काफी रिडक्शन हुई। अच्छा जी मैम। हाँ जी, वो और मैम नाइट मैं में ये पेशेंट लगा पूछ रही लेती थी, थी। ओके। और मैम इसमें यूट्राइन फाइब्रॉइड में कहाँ पर? एब्डोमेन के ऊपर, लोअर एब्डोमेन? जी जी, लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, सुप्रा प्यूबिक एरिया में उसमें ना। भी मैम अस्सी और हाँ, ऐसे मैम अच्छी का ही रेट। थैंक यू मैम। और मैम शिल्पा मैम, ये रोम शातन लेप जो आपने बताया उसमें बस रसांजन ही है और भी कुछ कंटेंट्स हैं उसके? रोम शातन के लिए ना, हाँ एक बार रिपीट करूंगी मैं इसको। जी। रोम शातन या रोम हाँ अच्छा, रोम को निकालने, रसायन और दारू हृदय और मनशील है उसमें, हाँ हाँ जी मनशील मैम। भी है। और मैम उसमें, हाँ हस्तिदंत मशी तो नहीं होगा ना उसमें? वो तो हस्तिदंत मशी तो रोम उत्पादन में है, उत्पादन हस्तिदंत में। मशी रोम उत्पादन में। हाँ जी मैम। उत्पादन करती है ना हस्तिदंत मशी, रोम उत्पादन में आएगा वो। तो इसमें मैम रसांजन, मनशील और ये दारू हरिद्रा, दारू हरिद्रा। ये मैम इक्वल अमाउंट में पड़ेगा सारा तीनों? हाँ यस यस यस, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। केशवर्धक का लिख लिया आपने, गोखरू, तिल, मधु, घी, रोम उत्पादन में हस्तिदंत और रसांजन, रोम उत्पादक में। जी मैम। गोखरू, तेल, केशवर्धन का मधु और लिख घी, लो। ये केशवर्धन है। हाँ केशवर्धन का अच्छा है ये, गोखरू, तिल, मधु और घी इक्वल अमाउंट में, और जी मैम। हस्तिदंत मशी और रसांजन रोम उत्पादन के लिए, जी। और दारू हरिद्रा मनशील और रसांजन ये रोम शातन के लिए। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत सारे लेप है, अभी 115 लेप है एक्चुअली देखा जाए तो। जी,
और हमारे पास और कुछ जो है ना वो भी मैं बताती हूँ, जो हमने लाइक अच्छे है, जो नुस्खे के रूप में भी है, उसको भी मैं बताती हूँ। और किसी को कुछ सवाल है तो वो भी पूछिए तब तक। कुछ केस है क्या, वो बताइए फिर। योनि दृढ़ीकरण वगैरह के लिए लीना जी आप नहीं है तो आप बताइए, कुछ आपको बताना है तो। डॉक्टर लीना, आपका कुछ एडिशन हो तो भी बताइए। मैम मैंने तो सिर्फ ये यूज करा है दशांग लेप, सेलुलाइटिस में इसका बहुत अच्छा रोल है, तो बस यही यूज करा है। जी जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल। तो कोई नहीं ओके, यूज करा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग और कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगी। एक्चुअली जो भी हम लोग ये करते हैं ना, चूर्ण वगैरह, लाइक कल्क वगैरह बनाते हैं, तो वो लेप के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका कुछ ये नहीं है, मतलब कर सकते हैं, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी एक कुछ और मैं लेप बताती हूँ आपको, जो हमारे इसमें भी आया है ना, भेषज रत्नावली में भी इसका वर्णन आया है। अलग अलग विष के लिए भी बताया गया है। योनि दृढ़ीकरण के लिए और अलाम्बू का फल ये बताया है, जो कि योनि को फर्म बनाने के लिए अच्छा उपयोग में लाया जाता है। वचादि लेप है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें वचा, नीलकमल, कुष्ठ, मरीच, अश्वगंधा, हरिद्रा का पेस्ट है। ये भी योनि के दृढ़ीकरण के रूप में अच्छा है। मदन फल का लेप है, जो मदन फल, शहद और कैम्फर को मिक्स कर अगर हम लगा देते हैं ना, तो मतलब ज्यादा बड़ी महिलाओं में भी फर्मनेस के लिए अच्छा बताया। मदन फलादि लेप योनि के दृढ़ीकरण के लिए अच्छा बताया। फिर पंचपल्लव घृत जो है, इसमें पंचपल्लव और घी में बनाया हुआ है, मधु यष्टि डालकर, जाति के फल डालकर, इसमें फ्लावर्स डालकर अगर हम लोग इसमें सुखा देते हैं इसको, तो ये भी अच्छा बताया है। पंचवल्कल का भी घृत जो है फर्मनेस के लिए। विप्लुता व्यापद में शल्लाखी, झिंगिनी, जम्बू, धवा, पंचवल्कल, इन सभी का जो डिकॉक्शन बनाकर, काढ़ा बनाकर, पकाकर, तेल थोड़ा गाढ़ा बनने तक हम ये विप्लुता व्यापद में लगा देते, तो भी अच्छा उपयोग में जाता है। और बताइए, धान्य का लेप भी लगा सकते हैं हम लोग बर्निंग सेंसेशन के लिए। और नाभि के यहाँ पर भी लेप लगाया जा सकता है, कस्टार्टो में वगैरह हम लोग शूल के लिए भी लेप लगा सकते हैं। नाभि पूरण के रूप में, नाभि के लेप में जैसे तेल डालते हैं ना हम लोग नाभि पूरण में, इसी प्रकार से वहां पर भी लेप लगाया जा सकता है। बाकी त्वचा विकार संधिशूल में भी लेप लगाया जा सकता है। आप लोम शातन के बारे में बता रही थी, और एक कल्प लिख लीजिएगा। रक्तांजन और मस्टर्ड ऑयल, ये भी अच्छा है रोम शातन के लिए। और कुसुम तेल। और आरक बधाती तेल का भी एक नुस्खा है, जो जो जिससे भी आप इसको निकाल सकते हैं रोम शातन के लिए। अरगवत और मस्टर्ड ऑयल को पकाकर अच्छे से, इसमें शंख मिलाना है आपको, शंख भस्म मिलाना है। ये भी हेयर को निकालने के लिए अच्छा बताया है। कर्पूर आदि तेल का भी अच्छा है। इसमें भी कम्फोर, पाउडर्ड कैम्फर, भल्लातक, कौंच शेल, यवक्षार, और इसको मस्टर्ड ऑयल में पकाकर, इसका भी लोकल एप्लीकेशन अच्छा है। स्तन की पीड़ा के लिए भी विशाला मूल जो है
उसमें हरिद्रा डालकर लगा देते तो वो भी ये अच्छा प्रयोग होगा। श्रीपर्णी तेल का उस दिन मैंने बताया था आपको, गाढ़ीकरण के लिए। काशी शादी तेल का भी बताया था, दृढ़ीकरण के लिए या बढ़ाने के लिए। योनि दृढ़ीकरण के लिए और एक अलग बताया, वचा, नीलकमल, कुष्ठ, मरीच, अश्वगंधा, हरिद्रा। दूसरा एक नुस्खा है पलाश बीज एवं गुलर, इसको भी आप ये कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। पलाश बीज गुलर के फल को पीसकर कल्क बनाकर, और इसमें तिल तेल और मधु मिलाकर भी। योनि भ्रंश में या मतलब कुछ प्रोलैप्स वगैरह की स्थिति हो तो करेला के मूल को जल के साथ सील पर पीस कर कल्क करना है, और इस कल्क को योनि में अंदर लेप कराने से भी मतलब अपने स्थान पर ये हो जाता है। और फिर योनि में चूहे की वसा का अभ्यंग करने से बाहर निकला गर्भाशय भी स्वस्थान पर आ जाता है। इंद्रगोप कीट को समभाग वृत्त के साथ मिलाकर पीसकर योनि में लेप लगाने से शिथिल योनि भी दृढ़ हो जाती है। पंचपल्लव का मैंने बताया। और कुछ पूछना है आपको रचना जी? नहीं मैम, कुछ यस यस। तो किसी का कुछ केस है तो पूछ सकते हैं। मल्टीपल फाइब्रॉइड के लिए चिकित्सा रोहिणी जी आइए ग्रुप में हमारे, बहुत सारे नुस्खे हमारे पास है। इंट्राम्यूलर फाइब्रॉइड के तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, 2.5 सेंटीमीटर। ओके ओके, यस यस, यू कैन यूज लेप। इंटरनल मेडिसिन भी आप दे सकते हैं, इसके साथ साथ आप लेप का भी प्रयोग कर। और एज क्या है पेशेंट का, बाकी सभी डिटेल्स होंगे तो अच्छे से हम लोग बता पाएंगे। एज के हिसाब से भी कुछ फर्क पड़ता है। डॉक्टर लीना जी आप अनम्यूट कर सकती है तो प्लीज। यस तो इस प्रकार से आज के इस सत्र में हमने लेप चिकित्सा के बारे में कुछ यहाँ पर बताने का प्रयास किया। वैसे तो काय चिकित्सा के देखेंगे तो जैसे मैंने बताया 110-15 लेप वहां पर है, बट अभी स्त्री रोगों की बात चलती है तो जैसे अलग अलग जो खासकर योनि व्यापक की स्थितियों में ही हम लोग लेप का प्रयोग करेंगे। और स्तन विद्रति के कुछ कंडीशंस में भी हम लोग लेप लगा सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन उदुम्बर का बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। निम्ब का भी अच्छा उपयोग होता है, निम्ब आदि लेप का भी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, बताइए। नेग्रोदादी का भी लेप अच्छा होगा, नेग्रोदादी का भी स्राव में, पिच्छिलता में, कंडू में और स्तन विद्रति में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जी बताइए। मैम ये जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, तो इसकी चिकित्सा का सिद्धांत क्या होगा? हम लोग कैसे इसे ट्रीट करें? इंट्राम्यूरल होते हैं। ये चिकित्सा का सिद्धांत वही होगा, क्योंकि भले वो फाइब्राइड हो, जो भी अर्बुद है, आयुर्वेद में अर्बुद का भी जो हेतु अगर आप देखेंगे तो आहारज, विहारज और मानसिक
सभी प्रकार के हेतु बताए, यानी खान पान से लेकर मानसिक सभी चिंता, शोक और फिर वेग धारण, वेग का उद्दीकरण, यानी हेतु तो वही है। अग्निमंद भी उसका कारण बताया। तो जैसे काय चिकित्सा का ही सिद्धांत है, इसी प्रकार से हमको इसमें भी दीपन, पाचन और लघु शोधन कराकर हम कोई भी चिकित्सा, देखिए कोई भी चिकित्सा अगर आपको करनी है, भले वो रक्त प्रदर की हो, भले वो श्वेत प्रदर की हो, बट आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में संप्राप्ति जो बनती है, भले वो गायनी की डिसीज हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम बनता ही, अग्निमांद्य होता ही, अवरोध जनित संप्राप्ति होती ही है। तो दीपन, पाचन और फिर शोधन के साथ ही हमें चलना होगा। जैसे अगर आपको पंचकर्म नहीं करना है तो आप 3 दिन का, 5 दिन का आम पाचन कीजिए, और बाद में आपको जो भी है, लाइक पेन किलर है, जो भी वैरायटी है, इस हिसाब से ही आपको करना होगा। क्योंकि भले ही गायनिक का डिसीज हो, बट कहीं ना कहीं अग्निमांद्य तो होगा ही होगा। श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, इसमें डायरेक्टली हमें कुछ कंप्लेंट्स नहीं दिखती पेशेंट की कि मुझे भूख नहीं लगती है, बट या मल प्रवृत्ति में कुछ फर्क है, बट दोषों का प्रकोप है ना, वहां पर भी कफदोष दुष्ट हुआ है, वातदोष दुष्ट हुआ है, तो वातदोष या कफदोष जो भी दोष दुष्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाकर उस दुष्ट भी है वहां पर, धातु या स्त्रोतस भी दुष्ट हुआ है। जैसे क्लेद जनित संप्राप्ति है तो हम लोग रसपाचक का यूज करेंगे, मेद धातु की संप्राप्ति है तो मेदपाचक का यूज करते हैं। तो उद्देश्य वही है कि धात्वाग्नि मांद्य, जाठराग्नि मांद्य से धात्वाग्नि मांद्य तो होना ही है, तो इसीलिए हमें अग्नि को तो करेक्ट करना ही है। ये तो चिकित्सा सिद्धांत सभी रोगों में रहेगा, बस एप्लीकेशंस, लोकल एप्लीकेशंस ये बदल जाएंगे शल्य में, शालक्य में, स्त्री रोगों में। तो फेब्रॉइड ये गर्भाशय का है, तो हम लोग फिर माउस पाचक का यूज करेंगे क्या? यस यस, माउस पाचक का करेंगे, वहां पर रक्त का भी करेंगे। और देखिए फाइब्रॉइड अर्बुद में संप्राप्ति में क्या क्या होता है, कफदोष होता है, रस रक्त माउस होता है, तो रक्त का भी हमें ये करना होगा, भी हमें देना होगा। गांठ बनती है, तो गांठ कैसे बनेगी, गांठ में क्या क्या होगा, रक्त, रस रक्त, माउस होगा कि नहीं होगा? यस मैम। तो अर्बुद, हाँ, तो अर्बुद में भी तो हमें कफदोष के ऊपर चिकित्सा करनी ही है ना, बिल्कुल करनी है। और अगर अर्बुद में दाह है तो पित्त जनित संप्राप्ति हो गई, अर्बुद में शूल है तो वात जनित संप्राप्ति हो गई। तो दोष, देखिए दोष अपने मार्ग से चले गए हैं, तो दोषों को अपने मार्ग में लाने के लिए हमें सब कुछ करना ही पड़ेगा ना। जो हमारा बाकी का चिकित्सा, काय चिकित्सा का जो चिकित्सा सिद्धांत है, उसको हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। हम लोग क्यों मतलब ऐसे भूल जाते हैं कि गायनिक में ये नहीं है, ऐसा नहीं है ना, भले इसका डायरेक्टली कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता है, बट ये तो करना ही है। जैसे आपने सूतिका परिचर्या में पढ़ा होगा कि सूतिका में भी जो भी लक्षण है, इसमें भी वमन, विरेचन, पंचकर्म करने ही है, हमें अभ्यंग करना ही है, स्नेहन सेदन करना है। तो स्नेहन सेदन क्यों करना है सूतिका परिचर्या में? तो वातदोष के शमन के लिए तो करना है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ समझ रही, यस मैम। मैम अगर पित्त प्रधान अवस्था है और उसमें हमें पाचन देना है, दीपन पाचन करना है, तो हम कौन से द्रव्य यूज करेंगे? हम थोड़ा कषाय तिक्त रस वाले द्रव्यों का उपयोग करेंगे, जैसे पटोल है, किरात तिक्त है, गुरुची है, जो पित्त को भी नहीं बढ़ाए, इसका उपयोग करेंगे। और अनुपान और बाकी इसके द्वारा हम लोग उसके पित्त को कंट्रोल में रखेंगे। बाकी सारे तिक्त द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं ना, जो दीपन पाचन भी करते हैं ना तिक्त द्रव्य, यानी रसपाचक जो है वो रसपाचक, रक्तपाचक, ये सब तिक्त रसात्मक है, तो ये भी दीपन पाचन कर देंगे। यस, हाँ करेंगे करेंगे। क्यों, मुस्ता अच्छा काम करता है दीपन पाचन का, मुस्ता भी काम करते हैं, होंगे ना। बराबर मैम, थैंक यू, आपने अच्छा बताया। हाँ, अब मैम ये मेरा हमेशा प्रश्न रहता है कि प्रताप लंकेश्वर का एक्शन कैसा होता है, मतलब उसका मतलब उपाय पे मैंने हमने किया, पढ़ा है जी। प्रताप लंकेश्वर का अगर सपोज एंडोमेट्रियल थिकनिंग ज्यादा है तो उसमें कैसे कार्य होगा? माउस, रक्त, कफदोष, ये तीनों वहां पर होंगे ना। ग्रोथ अधिक हुई है तो माउस और मेद तो होंगे ही ना, तो इस प्रकार से वो काम करेगा। प्रताप लंकेश्वर मैंने पढ़ाया है, एक सत्र लिया था मैंने प्रताप लंकेश्वर का। आपने प्रताप लंकेश्वर एंडोमेट्रियल थिकनेस में आपने यूज किया है? हाँ मैंने किया है, तो मैंने यूज अच्छा, हाँ किया है मैंने, शोधन करके, गर्भाशय शोधक करके मैंने यूज किया है। पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये मैंने सही किया या नहीं गलत किया? मैंने सही तो किया है, लेकिन प्रताप लंकेश्वर को वैरायटी में यूज किया जाता है। मुख्य उसका जो उपयोग है ना, तो ये सूतिका ज्वर में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, प्रताप लंकेश्वर का। हाँ यानी पाचक है ये।
पाचक है, बिल्कुल ये पित्त का शमन करने वाला है। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस के साथ आपके बाकी लक्षण क्या थे वो बताइए मुझे। लक्षण तो ये जो एस्ट्रोजन डोमिनेंस के वजह से, पेशेंट की एज क्या? पेशेंट की एज 46 है, 46 है, और एंडोमेट्रियम काफी थिक रह रहा था, और बाकी ब्लीडिंग उसका मतलब कंटिन्यूस ब्लीडिंग स्पॉटिंग ऐसे ही हो रहा था। कितनी साइज में? क्या एंडोमेट्रियल थिकनिंग ऑलमोस्ट 16-17 था। 16-17 तो ब्लीडिंग मतलब बराबर है आपको, वो इसीलिए ब्लीडिंग होती है ना, तो मतलब क्यूरेटिंग या वो बताते हैं ना, वहां पर छेदन करना होगा, हमें लेखन करना होगा वहां पर, एंडोमेट्रियम की साइज कम करनी होगी तो ही ब्लीडिंग कम होगी ना। हाँ, तो हम लोग उसके लिए क्या तो कर हम सकते लोग हैं? वहां पर कफग्न चिकित्सा करेंगे, शोथग्न चिकित्सा, कफग्न शोथग्न चिकित्सा हम लोग वहां पर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या आप गूगल का भी कोई भी कल्प दे सकते हैं वहां पर ना, ये भी दे सकते हैं। हाँ, फलत्रिकादि गूगल दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलता है वहां पर उसके। ब्लीडिंग मतलब डीओबी होता है ना, वहां पर फलत्रिकादि गूगल दीजिएगा, अच्छा उपयोग मिलेगा आपको, अच्छा फल मिलेगा। ओके, ये कफ का भी यूज शमन किया है करेगा? कभी आपने फलत्रिकादि का? नहीं मैम, मैंने कभी नहीं किया। फलत्रिकादि इज द बेस्ट। और मतलब अगर आप महाराष्ट्र से हो तो पंचभौतिक वाला जो फलत्रिकादि है ना, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने एक सेशन भी लिया था फलत्रिकादि गूगल का, खासकर पंचभौतिक चिकित्सा सिद्धांत के आधार पर मैंने उसको बताया था। तो वो वाला लीजिए आप, फलत्रिकादि गूगल, तो वो डीयूबी में बहुत अच्छा काम करता है। ये ज्यादा जो ब्लीडिंग होती है ना वहां पर, फलत्रिकादि गूगल। और इसके साथ आप थोड़ा सा मुक्ता प्रवाह वो भी दीजिएगा, पित्त शमन करना है ना हमें। हाँ, रक्त और पित्त दोनों का शमन करना है। मुक्ता, हाँ, प्रवाह पिष्टि मुक्ता में भी ऐड करेंगे तो अच्छा, दोनों से अच्छा काम होगा। और 43 है तो पेशेंट एंटर्ड इनटू पेरीमेनोपॉजल एज। यस मैम। तो ये इरेगुलरिटी उसमें दिखती है। इसके साथ साथ बाकी खान पान, पित्त शामक, रक्त शामक, ये भी आपको करना है। विभाजन कर आपको ये स्तंभन चिकित्सा करनी होगी। थोड़े से हमें ऐसे केसेस में ट्रैकफुली ये करना पड़ता है। यस, ओके, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। यस थैंक यू। आप आइए हमारे ग्रुप में, आइए। हाँ, ज्वाइन करती हूँ। एक्चुअली मैं दूसरे ग्रुप में तो हुई हूँ। वो ग्रुप अलग और ये ग्रुप अलग है क्या, आयुष दर्पण का जो? हाँ, वो क्लिनिकल संभाषा वाला हो। यस। तो ये गायनिक की है केवल संभाषा यहाँ पर, ये केवल हम लोग गायनिक का एक्सक्लूसिव है, क्योंकि काय चिकित्सा का वहां पर चलता है, तो गायनिक का एक अलग से डिमांड थी कि गायनिक के केसेस को मतलब एक डिस्कस कर सके अच्छे से, क्योंकि गायनिक का कहीं चलता नहीं ना, संभाषा इससे डिस्कशन नहीं होता है, इसीलिए हमने रखा है। कल 12 बजे भी एक खास सेशन है गायनिक की केस टेकिंग के ऊपर। तो आप सभी जो भी वैद्य यहाँ पर फेसबुक पर देख रहे हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी इस सत्र में जुड़ सकते हैं और अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। गायनिक के संदर्भ में वेबिनार तो काफी होते हैं, बट बेसिक कंसेप्ट क्या है, किस प्रकार से केसेस को हैंडल करना है, और अनुभव के तौर पर जो हमारे खुद के अनुभव है, अपने वैद्यों के अनुभव है, तो इन अनुभवों से तो हमको सीखने को मिलता है। क्योंकि वैद्य या कोई भी जो व्यक्ति होता है, अपने हर उम्र तक वो ये मतलब कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहता है। इसलिए सीखने के लिए आपको ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ पर इतनी वैरायटी में हम लोग सेशंस लेते हैं, व्याधि लेते हैं, कल्प पढ़ाते हैं, डिस्कशन भी होता है, बहुत सारा कुछ पीडीएफ भी शेयर करते हैं, बहुत सारे वैरायटी में वेबिनार्स, एक्सपर्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारे इसमें ये होते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आज के लिए रुके, फिर कन्वल जी अगर कोई केस नहीं है तो फिर कल मिलते हैं 12 बजे। ओके, थैंक यू। यस, नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि।